जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा एलिमेंट्स है, कौन सा तत्व है, कौन सा मिश्रण है, तो उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पदार्थ होता है उसको दो भागों में बांटा गया था, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों में। और जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका क्लासिफिकेशन जो लेवासीय थे, जिसे रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, उस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में लेवासीय जी ने बांटा। किन किन भागों में बांटा? तत्व में और कंपाउंड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम तत्व की चर्चा करेंगे, तत्व क्या होता है, उसके बाद हम कंपाउंड्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व होता क्या है। ये क्लासिफिकेशन किसने किया था तत्व और कंपाउंड में? लेवासीय, जो रसायन विज्ञान के जनक है लेवासीय। चिंता मत करो, बाद में लिखवा दूंगा मैं इंपॉर्टेंट डलवा करके पॉइंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि तत्व क्या है। तो जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो तब उसे हम तत्व कहते हैं। समझ में आया? ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हो इस चीज़ के लिए, जैसे कि H2 क्या है? तत्व है। आप कहेंगे सर जी ये तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो बेटा मॉलिक्यूल भी है, लेकिन एक ही प्रकार के परमाणुओं से तो मिलकर बना है। H और H एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तो H2 बना है, तो H2 को हम तत्व भी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, जैसे H2 है, Cl2 है, ठीक है, और P4 है। P4 का मतलब ये होता है सफ़ेद फास्फोरस, चाहो तो ब्रैकेट लेना, इसका नाम है सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, S8 है और Br2 है, F2 है, बहुत सारे ये क्या हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे तत्व होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन सिर्फ H और H से मिलकर बना होगा, क्लोरीन सिर्फ Cl से मिलकर बना होगा, P4 ओनली Pp से मिलकर बना होगा। मतलब ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। परिभाषा लिख सकते हो, लिखो बेटा, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, परमाणु से मिलकर बने हों, तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये तत्व की होगी बेटा परिभाषा। बात समझ में आ रही है बात? लेकिन खास बात ये है, ये तत्व बने हैं, इन्हें हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग अलग परमाणुओं में या अलग अलग घटकों में नहीं तोड़ सकते हैं। आगे बात समझ में? जैसे कि तुम सोच रहे हो, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, अलग अलग सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। मैं लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा इस बात को। ठीक है, लिखेंगे बेटा, इन्हें हम आगे सरल पदार्थों में, या इन्हें हम किसी भौतिक विधि से, ऐसे लिखो, इन्हें हम किसी भौतिक विधि से, ऐसे लिखो बेटा। ठीक है, इन्हें हम भौतिक विधि से आगे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। आगे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। आगे बात समझ में? बेटा सरल पदार्थों का मतलब क्या होता है? सरल पदार्थों का मतलब होता है अलग अलग टाइप के पदार्थों में नहीं तोड़ सकते, है ना। जिससे किसी भी भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हो, भौतिक या रासायनिक भी लिख सकते हो, या रासायनिक, किसी भी भौतिक या रासायनिक, ये भी लिखना। ठीक है बेटा, हम इन्हें किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा आगे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस बात में बेटा सरल पदार्थों का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं।
ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करो। जैसे मानिए H2O है, तो H2O को अगर हम बेटा विद्युत विसर्जन कराते हैं, इसको विद्युत विसर्जन कराते हैं, मतलब इसमें हम विद्युत अपघटन कराते हैं इसका, ठीक है बेटा, विद्युत अपघटन, इसमें विद्युत अपघटन कराते हैं H2O का विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो जो H2O होता है वो अलग अलग घटकों में टूट जाता है, H2 + O2 में बेटा रिमूव हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो H2O है वो अपने सरल पदार्थों में टूट गया है, लेकिन ये रासायनिक प्रक्रिया है, याद रखना बेटा कौन सा है ये रासायनिक विधि है। तो रासायनिक विधि, आप कहोगे सर रासायनिक विधि भौतिक विधि क्या होती है? जो रासायनिक विधि वे होती हैं जिनमें केमिकल बॉन्ड टूटते हैं या नए बनते हैं, वे रासायनिक विधियां होती हैं। और जिनमें बंद नहीं टूटते हैं वे भौतिक विधियां होती हैं। जैसे अगर मैं H2O को बेटा यहाँ पे मैंने H2O भरा, H2O मतलब जल भरा, और मैंने हीट देनी स्टार्ट कर दी, तो H2O ये नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में उड़ेगा, वो पूरा का पूरा H2O मॉलिक्यूल के रूप में उड़ता है। तो ये होती है भौतिक विधि। क्या होती है ये है भौतिक विधि। भौतिक विधि से वाटर नहीं टूटता है, भौतिक विधि से पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ता है वाष्प फॉर्म में। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे रासायनिक विधि से हम वाटर को तोड़ सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? ये कहलाता है अलग अलग पदार्थों में टूटा है, अर्थात इसे कहते हैं सरल पदार्थों में टूटना। तो यहाँ H2O जो है वो सरल पदार्थों में टूट गया है। आगे बात समझ में? H2O क्या में टूट गया है बेटा? सरल पदार्थों में टूट गया है। लेकिन कोई भी एलिमेंट्स, जैसे कि अब एलिमेंट्स की बात करें बेटा, तो कोई भी एलिमेंट्स सरल पदार्थों में नहीं टूटता है। जैसे आप सोचो कि भैया जो H2 है इसको मैं अगले 2 सरल पदार्थों में तोड़ दूं, है ना, एक तो मैं H2 में तोड़ दूं प्लस यहाँ मैं O2 में तोड़ दूं, तो O2 में कहाँ तोड़ दोगे? O इसके अंदर है ही नहीं तोड़ सकते ना। अगर तुम चाहो H2 में तोड़ दूं और मैं इसको N2 में तोड़ दूं, कहाँ तोड़ दोगे? N2 इसके अंदर है ही नहीं, तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि प्योर होते हैं ये। इसलिए चाहे रासायनिक विधि लगाओ चाहे भौतिक विधि लगाओ, जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अगले सरल पदार्थों में हम नहीं तोड़ सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। देखो बेटा, वैसे YouTube पे एलिमेंट्स के बारे में, यौगिकों के बारे में बहुत सारी ढेर सारी वीडियो पड़ी होंगी, छोटे छोटे लेक्चर 2-2 मिनट के पड़े होंगे, लेकिन बेटा वहाँ से आपको सिर्फ डेफिनेशन तो समझ में आ जाएगी, लेकिन क्लियरिटी नहीं आएगी। क्लियरिटी आपको इसी चैनल पे बिल्कुल आएगी कि यहाँ विस्तार से प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाया जाता है, चाहे छोटा सा टॉपिक हो चाहे बड़ा सा टॉपिक हो, ठीक है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, लेकिन ये जो है तत्वों का वर्गीकरण जो है ये क्लियर हो जाए पहले, तब। तत्वों का वर्गीकरण नहीं बेटा, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ये सारी चीज क्लियर हो जाए, फिर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए कराऊंगा, इससे क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी। तो ये हो गया बेटा, समझ में आ गया, ये परिभाषा हो गई और ये एक लाइन हो गई जिसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद में ये तत्व के कुछ उदाहरण मैंने बता दिए हैं जिन्हें आप नोट करना है। आपको यहां तक आप सारा नोट कीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। अब बात करें कि जो तत्व होते हैं, ठीक है, ये आदि क्या है? ये आदि तत्व हैं, ये आदि तत्व हैं, ये आदि तत्व हैं। क्यों तत्व है? अच्छा लिख भी दूं, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं। क्योंकि ये सभी, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें बताया था बेटा, जो H2O होता है इसको हम रासायनिक विधि से तोड़ते हैं तो टूटता है H2 + O2। तो कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा बेटा कि जो H2O है, H2O एक क्या होता है बेटा? एक यौगिक होता है। H2O क्या होता है? एक यौगिक होता है, ठीक है। और यौगिक किन से मिलकर बना होता है? ये तत्वों से मिलकर बना होता है। हाँ, यौगिक परिभाषा समझ में आती होगी। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व आपस में संयोजन करते हैं तब यौगिक का फॉर्मेशन होता है।
यौगिक की डेफिनेशन समझ में आ रही है? थोड़ा कोई मतलब ये है ना, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हुए चलते हैं तब क्लियरिटी आती है। तो योग के बारे में खैर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम तत्व के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो योग के बारे में बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो योग की परिभाषा क्या होगी, योग की क्या होगी, तत्वों से मिलकर योग बनता है, ऐसे कह दो। या देखो योग की परिभाषा बहुत प्रकार से, मैं बहुत प्रकार से आपको बताऊंगा, लेकिन जब योग पढ़ाऊंगा तब। अभी बात कर रहे हैं तत्वों के बारे में, तो तत्व इतना क्लियर हो गया तत्वों के बारे में। अब हम बात करें कि अब तक कितने, हाँ जी, तत्व को क्लासिफिकेशन कितने भागों में बांटा गया है। तत्व को अगर हम चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बेटा? धातु, अधातु और उपधातु। जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? मेटल, हिंदी में लिख देते हैं इसको क्योंकि आप सब हिंदी मीडियम के बेटा। धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। अब धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं बेटा, ये सब जानते हो, 10th क्लास में आप पढ़े हो, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आता कोई खास चीज भी नहीं है। धातु वे होते हैं, वे तत्व धातु कहलाते हैं। जिसको नहीं आता है वो चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में, या लिख सकते हो वे तत्व धातु कहलाते हैं जो धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सारे के सारे मेटल हैं। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब अधातु हैं। उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इत्यादि, ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको नॉलेज की बता दी कि एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए अब तक कितने एलिमेंट्स हमारे लिए ज्ञात हैं? पता है आप लोगों को? सब लोगों को पता है बेटा, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री, कक्षा 9 से ही पढ़ रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने, अभी हम लोगों को पता है कितने हैं बेटा एलिमेंट्स? 118। आवर्त सारणी में जो भी लिखे हुए होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ही तो हैं, वो सारे के सारे तत्व ही तो हैं। तो अभी हमें 118 एलिमेंट्सों का ज्ञान है, ठीक है। अब तक हमें 118 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं 118 अब तक नहीं थे, 114 तक थे, लेकिन सन 2016 में 118 एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी बुक में लिखा है 114 एलिमेंट्स तो बेटा वहां काट करके आप लिख लो 118, क्योंकि 118 सन 2016 में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब तक 118 एलिमेंट्स ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट्स जो प्राकृतिक रूप से बनाए गए बेटा, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, लिख लो बेटा। अब तक चाहो तो तुम लिख लो, लिखो बेटा। अब तक 118 एलिमेंट्स ज्ञात किए जा चुके हैं। अब तक 118 एलिमेंट्स ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि शेष 24 तत्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, ठीक है। जबकि शेष 24 तत्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, ठीक है। ये लाइन लिख सकते हो, ये बात पता होना चाहिए हम लोगों को कि भैया कितने प्राकृतिक हैं, कितने वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स की बात हम ये करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि तत्व और यौगिक का वर्गीकरण किसने सबसे पहले किया था। तो ये किया था, सबसे पहले जो किया था वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक कह लो या फ्रांस के केमिस्ट थे, उनका नाम था लेवासिए, जिसे रसायन विज्ञान का वर्तमान में जनक भी माना जाता है, आधुनिक रसायन का जनक, ठीक है। तो सबसे पहले लेवासिए ने शुद्ध पदार्थ को तत्व और एलिमेंट्स में वर्गीकृत किया था, ठीक है। तो इस बात को लिख लो बेटा। सबसे पहले लेवासिए, देखो लेवासिए अलग अलग टाइप से लिखते होंगे टीचर्स लोग, क्योंकि अलग बुकों में अलग टाइप से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो चिंता ना करें, जैसा लिखा है वैसे लेवासिए होता है, कुछ लेवासिए बोलते हैं, कुछ लेवाजर बोलते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले लेवासिये ने, ठीक है, ये कहाँ के थे बेटा, ये फ्रांस के थे, या इसको फ्रेंच भी कहते हैं या फ्रांसीसी भी कह देते हैं, ठीक है, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है, फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। अगर हिंदी ग्रेम मिस्टेक हो तो चिंता मत करना बेटा, आपको केमिस्ट्री सी पढ़ाई जाएगी, हिंदी की गारंटी नहीं है, हिंदी गलत हो सकती है लिखी हुई, मिस्टेक हो जाती है लिखते समय। सबसे पहले लेवासिये या फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, लेवासिये कौन थे, फ्रांस के थे सबसे पहले, फिर लेवासिये वैज्ञानिक ने शुद्ध पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब तत्व, एंड कंपाउंड, कंपाउंड मतलब बेटा यौगिक में वर्गीकृत किया। समझ में आई बात? तो सबसे पहले किसने बांटा था तत्व शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, लेवासिये ने, ये बात याद रखना, काम की बात है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट बात, जो लेवासिये हैं उन्हें आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। लेवासिये को आधुनिक रसायन का, या रसायन विज्ञान लिख सकते हो सीधे सीधे, रसायन विज्ञान, ठीक है, लेवासिये को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक कहते हैं, ठीक है। लेवासिये कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और काम की बात, बहुत काम किया बताने वाला हूँ बेटा, जो जोसेफ प्रेस्टले थे, जोसेफ प्रेस्टले, उन्होंने ही 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीजन की खोज जो की थी जोसेफ प्रेस्टले ने की थी, आप भूल जाते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने आपको 10th क्लास में समझाई थी कैसे याद रखना है। जैसे कि आप कुरकुरे खाते हो ना, कुरकुरे के पैकेट जो होते हैं कुरकुरे कुरकुरे बोलते हैं, लेकिन कभी कभार सीले साले निकल आते हैं वो, तो कब सीलते हैं, जब उसके अंदर ऑक्सीजन घुस जाती है, ठीक है। ये बेटा क्या है, कुरकुरे का पैकेट है। अब ये कब सीलता है, जब इसमें ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, जब इसमें ऑक्सीजन घुसती है तब ये कुरकुरे सील जाते हैं। अर्थात ऑक्सीजन की जो खोज करता है वो हैं सीले एवं प्रेस्टले, सीएम एवं प्रेस्टले, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन की खोज करता है। लेकिन बेटा विशेष दर्जा जो है वो प्रेस्टले को दिया जाता है ज़्यादा। अगर दोनों आ जाए ऑब्जेक्टिव में, एंड करके लिखा हो तो ये टिक कर देना, लेकिन अगर सीले ना दिया हो तो बेटा प्रेस्टले को ही मुख्य रूप से ज़्यादा यहाँ पे वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो जोसेफ प्रेस्टले इनका पूरा नाम है। तो जोसेफ प्रेस्टले ने, मैं जोसेफ की ही बात करूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। जोसेफ प्रेस्टले, जोसेफ प्रेस्टले, ठीक है। जोसेफ प्रेस्टले ने सन 1700, जोसेफ प्रेस्टले ने, ठीक है बेटा, सन 1774 में O2 की खोज की थी, ठीक है। आप कहते हो सर जी अपना टॉपिक है एलिमेंट्स, क्या क्या पढ़ाने लगे ये, अरे इन सबका यूज है भैया, कंपाउंड को समझ में आएगा, है ना, ये समझो इन चीज़ों को। तो जोसेफ प्रेस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। उसके बाद जब इन्होंने ऑक्सीजन की खोज कर डाली, फिर से टपक गए लेवासिये भैया, और लेवासिये बोले देखो ऐसा है, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जलती नहीं है, ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस नहीं है, लेकिन अगर कहीं जलती हुई कोई चीज़ है तो उसको जलने में सहायता प्रदान करती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक कोई चीज़ अच्छे से जलेगी नहीं। तो ऑक्सीजन जो क्या है, किसी भी वस्तु को जलाने का कार्य नहीं करती, जलाने में सहायता करती है, लेकिन खुद नहीं जलती है। ये ध्यान रखना बेटा, ये बातें पता होनी चाहिए कि कंपाउंड में बहुत काम आएंगी, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज के बाद किसने बताया था ऑक्सीजन जलाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज के बाद
O2 की, ठीक है, O2 की खोज के बाद सबसे पहले लेवासिए ने बताया कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस जलती नहीं है, लेकिन ये जलाने में सहायता करती है, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज के बाद बताया कि ये जलती नहीं है, लेकिन ये जलाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जलती नहीं है, लेकिन जलाने के लिए, दहन मतलब जलाने के लिए, ठीक है, जलाने के लिए आवश्यक होती है। इसके बिना कोई चीज़ जलेगी भी नहीं। भरोसा नहीं है इस बात पे? भरोसा करो यार। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो? ऐसे चेक कर सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए ना, आपके काम करो, एक गिलास लो, एक गिलास में से कागज़ जला करके डाल दो। अब कागज़ में निकलेगी लपट, क्यों निकलेगी? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो गैस अंदर है। लेकिन ऊपर से आप क्या काम करो, ऊपर से आप हथेली रख दो, हथेली रखो जल जाओगे यार कोई चीज़ रख दो, रुमाल दो बार तेवड़ करके इसके ऊपर रुमाल रख दो, तो देखेंगे आप जैसे रुमाल रखेंगे इसके ऊपर, तुरंत जो है वो कागज़ बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि उस कागज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो सीधी सी बात है कि जो कागज़ जल रहा था वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा था, ऑक्सीजन सहायता कर रहा था उसको जलाने में, ठीक है। अर्थात लेवासिए ने बताया कि ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, लेकिन ये दूसरे पदार्थों को जलाने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। और तीसरी बात बताई थी, जब भी कोई पदार्थ जलता है तब उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जब कोई पदार्थ जलता है, जब कोई पदार्थ जलता है तब उसका क्या होता है? तब उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है बेटा। ऑक्सीकरण क्या होता है? 10th में पढ़े होगे, ऑक्सीजन का मिल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे बेटा? सारी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि पेपर में कभी कभार पूछ लेता है जलने की क्रिया को कहते हैं, जलने की क्रिया को कहते हैं। वहां ऑक्सीजन दिया हुआ नहीं होगा, सीधा आएगा जलने की क्रिया को कहते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए होंगे तो वहां लिखा होगा ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। C+O2 एरो CO2। देखो बेटा, C में ऑक्सीजन का जुड़ना ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जलने की क्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण हम कहते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि एलिमेंट्स क्या होता है और ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब बात करते हैं कि कंपाउंड्स के बारे में कि आखिर कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन भैया लेक्चर हो चुका है 23 मिनट का, तुम हो जाओगे बेहोश, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो है ना, तो बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, तो बेटा कंपाउंड कट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट कर दो वीडियो आपको कैसा लगा। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बड़ा बेटा।